दोस्तों, हावड़ा जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेटफॉर्म पे हजारों लोग बैठे हुए थे और उन्हीं के बीच में एक लड़की बैठी थी जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। तभी उस लड़की के ऊपर उसके जो 8 साल पुराना तलाकशुदा पति होता है, उसकी नजर पड़ती है। वो उसके करीब आता है और देखने की कोशिश करने लगता है कि अब इसका जीवन साथी कौन है, किसके साथ रह रही है और कहाँ जा रही है। दोस्तों, ट्रेन आ जाती है और वो लड़की स्लीपर कोच में घुसने लगती है। उसके पति का टिकट जो है उसी ट्रेन में इसी के डब्बे का होता है, लेकिन वो भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर कोच में घुस जाता है। दोस्तों, वो युवक अपनी तलाकशुदा पत्नी की बराबर वाली सीट पर बैठने की अब कोशिश करता है ताकि आज का सफर किसी तरह से इसके साथ हो सके। दोस्तों, ये एक दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी है। इसे पूरा जरूर देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है पूजा और उस लड़के का नाम होता है प्रदीप। दोस्तों, दोनों की अब से करीब 10 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल के बाद ही यानी 8 साल पहले दोनों का तलाक हो गया था। दोनों की अलग अलग अपनी अपनी कमियां थी, लेकिन फिलहाल तलाक तो हो चुका था ना। दोस्तों, ट्रेन चल पड़ती है और जो पूजा थी वो स्लीपर कोच में जाकर बैठने लगती है। तो उसके पीछे पीछे जो उसका तलाकशुदा पति था वो भी उसकी कोच में घुस जाता है, उसी डब्बे में घुस जाता है। हालांकि उसका जो टिकट है वो तो एसी डब्बे का रहता है, लेकिन जब वो अपनी पत्नी को देखता है, बहुत उदास बैठी रहती है, लेकिन वो देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी। तो वो सब कुछ वैसा ही सोचता है, चलो 8 साल बाद मिली तो किसी न किसी बहाने इसके साथ बैठना तो हो ही जाए, इससे कुछ बातें किए जाए। तो इसलिए वो उसी डब्बे में घुसने की कोशिश करता है। तो जो वो पूजा होती है वो डब्बे के बीच में जाकर साइड वाली सीट पर बैठ जाती है। इस सीट का उसका टिकट होता है और वो जाकर उसके पीछे ही खड़ा हो जाता है। प्रदीप देखने की कोशिश करता है कि क्या पता इसके दाएं या बाएं कोई हो तो अभी आके इसके साथ बैठे, लेकिन जो भी आता था उस सीट पर पूजा उसे बैठने ही नहीं देती थी। चूंकि वो अकेली बैठी थी तो पूरी सीट खाली थी, तो उसका तुरंत मना कर देती, कहती कि यहाँ जगह नहीं है, ये मेरी सीट है। एक दो लोग बोले कि अभी 1 घंटे में उतर जाएंगे, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, लेकिन उसने बोला कि मेरी तबीयत खराब है और मैं यहाँ बैठने नहीं दूंगी, मैं आराम करने दो मुझे। अब दोस्तों, प्रदीप पीछे से सब देख रहा था। पूजा जो है खिड़की के बाहर झांक रही थी। जब भी कोई आता उसको वो मना कर देती। प्रदीप धीरे से जाता है और अपना बैग उसके सामने रखता है और वो पैर फैलाकर बैठी हुई थी। जैसे ही मैं बैग रखता है तुरंत वो बोलती है कि यहाँ कहाँ रख रहे हो, ये मेरी सीट है, उतारो इसको, यहाँ पर से हटाओ। प्रदीप बोलता है कि मैडम, मैं बस 1 ही 2 घंटे में उतर जाऊंगा, मेरी सीट है नहीं। अभी तो आपके सोने का टाइम भी नहीं हो रहा, आप मुझे सिर्फ तब तक बैठने दीजिए जब तक आप सोते नहीं हो। जब वो आवाज सुनती है तो एकदम चौंक जाती है पूजा और उसकी तरफ देखती है और लगभग 10-15 सेकंड तक तो देखती ही रहती है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति था और वो इसे एक बार में पहचान जाती है और वो अपने पैर समेट लेती है और इशारा करती है, बैठ जाओ। अब दोस्तों, दोनों के ही मन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। प्रदीप जो है शुरुआत करता है, बोलता है कि दिल्ली अपना इलाज कराने जा रही हो क्या? तो पूजा बोलती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों इलाज कराऊंगी अपना? तो प्रदीप बोलते हैं कि नहीं, अभी तुमने कुछ लोगों को कहा ना कि सीट पर मत बैठो, मेरी तबीयत खराब है, मुझे आराम करना है, और तुम का देखने में काफी उदास भी लग रही हो, क्या बात है? तो पूजा बोलती है, नहीं, मेरी तबीयत खराब नहीं है और मेरी उदासी का कारण आप जानकर अब करोगे भी क्या? अब आप बैठ गए हैं तो बैठे रहो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है मुझे। तो प्रदीप कहता है कि दिल्ली कब से रह रही हो पूजा? तो वो कहती है कि पहली बार जा रही हूँ। अब वो उसको एक टक निहारने लगता है और पूजा खिड़की के बाहर देखती है। कभी एक नज़र इस पे मार लेती थी, कभी बाहर की तरफ, लेकिन प्रदीप लगातार पूजा को देखता रहता है। दोस्तों, ये सर्दियों का महीना था। ट्रेन चलने लगती है तो ठंडी ठंडी हवा अंदर की तरफ घुसने लगती है। सारे लोग जो पैसेंजर थे कुछ ना कुछ ओढ़ने के लिए लाए थे और अपना अपना कंबल
और दूसरे जो भी गर्म कपड़े होते हैं उन्हें ओढ़ने लगते हैं। पूजा भी अपने बैग से एक ऊनी कंबल निकालती है और जल्दी से ओढ़ लेती है। जो प्रदीप था उसका तो ऐसा कुछ लाने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि एसी में तो आप जानते हैं कि सब कुछ मिलता है, कंबल, चादर और दूसरी जो भी जरूरत की चीजें होती हैं। इसलिए वो घर से कुछ भी नहीं लाया था। तो जब ज्यादा ठंड लगने लगती है तो पूजा उससे कहती है कि आप ओढ़ने के लिए नहीं लाए क्या? प्रदीप बोलता है कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं तो कुछ लाया ही नहीं। पूजा बोलती है कि आपको लाना चाहिए था, आपको ठंड लग सकती है। जब ट्रेन चलती है तो काफी ठंड हो रही थी। अब दोस्तों ठंड तो काफी बढ़ गई थी, तो पूजा अपने कंबल जो है उसको उड़ाते हुए उसके पैर पर डालने लगती है प्रदीप के, कि इसे ढक लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ठंड से। तब प्रदीप बोलता है कि नहीं, मुझे ठंड नहीं लगती। दरअसल मेरी ठंड के दिनों में किसी ने ना रजाई में झगड़े को लेकर पानी डाल दिया था, तब से मुझे ठंड नहीं लगती। दोस्तों एक बार इन दोनों पति पत्नी में जब इनका तलाक नहीं हुआ था ना, तो सर्दियों के दिनों में कंबल की खींचातानी को लेकर लड़ाई हुई थी। और पूजा जो है उसके बाद बहुत गुस्सा होती है और गिलास में पानी भरकर कंबल पे गिरा देती है। और रात भर दोनों फिर कुछ और ही ओढ़ के पूरी रात गुजारते हैं। अब दोस्तों प्रदीप का इशारा उसी की तरफ था और पूजा भी समझ जाती है, मुस्कुरा देती है और हंसने लगती है और बोलती है कि उसमें भी जरूर आप ही की गलती रही होगी। तो बोलता है कि नहीं, अगले ने पानी डाल दिया, उस पर तो बताओ मेरी गलती कहां से थी। ये बात सुन दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद सफर चलता रहता है। दोस्तों धीरे धीरे खाने का टाइम हो जाता है, तो पूजा बोलते हैं कि आप खाना ले खा लीजिए। बोलता है मैं तो खाना लाया नहीं हूं, अभी आएगा तो मैं उसी से लेकर खा लूंगा जो बेचने के लिए आता है, पेंट्री वाला। अगर तुम लाई हो तो खा लो। तो पूजा कहती है कि हाँ, मेरे तो खाने का टाइम हो रहा है, आपका तो कुछ और ही टाइम हो रहा होगा। अपने बैग से निकाल रखो और शुरू हो जाओ, अभी आपका शुरू होने का टाइम है। प्रदीप बोलते हैं अरे यार, नहीं ऐसी बात नहीं है, जैसा तुम समझ रही हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो अब ड्रिंक करना बिल्कुल छोड़ दिया है। पूजा हैरान हो गई, बोली कब से? तो उसने बोला 4 साल हो गए, मैं नहीं पीता और ना ही अब कभी पीऊंगा। पूजा कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तो वो कहता है नहीं यार, वाकई में तुम्हारी कसम नहीं पीता। तो पूजा बोली कि मैं कौन होती हूं, मेरी कसम आप क्यों खा रहे हो? बोलता है कि किसी की भी कसम खिलवा लो यार, मां कसम मैं नहीं पीता। दोस्तों वो हैरान हो जाती है और बोलती है कि जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूं? काश आप पहले समझ गए होते और पहले छोड़ दिया होता। खैर जो भी है, अब आपसे सुधर जाओ, मैं तो भगवान से तुम्हारे लिए यही दुआ करूंगी। सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अब ड्रिंक वगैरह करना ये सब छोड़ रखा है। सच बताऊं तो मैं दिल से कह रही हूं, मुझे बहुत सुकून हुआ। ये पूजा बोलती है। दोस्तों पूजा और प्रदीप के बीच में तलाक का जो मेन कारण था, मुख्य कारण था, वो शराब ही था। वे जो शराब का बहुत बड़ा शौकीन था, आदी था कह दो, अपने माँ बाप तक की नहीं सुनता था, हमेशा शराब पिए टल्ली पड़ा रहता था। पूजा से मारपीट भी करता था नशे में, और इन्हीं आदतों से वो उससे बहुत ज्यादा तंग आ गई थी सिर्फ 2 ही साल में। यहां तक कि उसके खुद के सास ससुर भी, यानी प्रदीप के माता पिता भी अब पूजा से यही कहते थे कि बेटा देखो, ये तो सुधरेगा नहीं, अगर तुम अपना कहीं और दूसरा देख लो तो शायद तुम्हारी जिंदगी अच्छे से कट जाए। इसके साथ तो यही रहेगा, रोज पी के आना और रोज यही हरकतें करना। दोस्तों बहुत कुछ समझाया लोगों ने, हालांकि वो प्रदीप को बहुत चाहती थी, लेकिन उसकी इसी आदत से वो पूजा बहुत परेशान रहती थी। और आखिर में हार कर, तंग आकर पूजा प्रदीप से तलाक ले लेती है। फिर पूजा कहती है कि वाकई में मुझे सच बोल रही हूँ, यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। और बताओ घर में कौन कौन है, मम्मी पापा कैसे हैं, और वो आपकी छोटी बहन कैसी है? मुझे उसकी बहुत याद आती है सच में प्रदीप। दोस्तों जो प्रदीप की छोटी बहन थी अपने भाभी को बहुत मानती थी। प्रदीप बोला घर में सब ठीक है, और छोटी बहन की तो अब हमने शादी कर दी 2 साल पहले। फिर उसने बोला कि और आपने शादी क्यों नहीं की? फिर उसने कहा नहीं, मैंने नहीं किया,
गांव में मेरा नाम काफ़ी ख़राब हो गया था कि पियक्कड़ है, ये है और नहीं भी ना जाने क्या-क्या। इसलिए मैं तो अपने गांव को छोड़कर दिल्ली आ गया और दिल्ली में ही रहता हूँ, अपने माँ-बाप को भी वहीं ले आया। लेकिन वो पहाड़ जैसी ज़िंदगी कट नहीं रही। अब सोच रहा हूँ कि कहीं शादी ही कर लूँ। फिर दोस्तों प्रदीप पूजा से पूछता है कि तुमने शादी किया है कि नहीं? पूजा कहती है कि अभी तक तो नहीं कही, लेकिन मैं दिल्ली जा रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहीं रिश्ता लगवाया है, तो शायद मेरी बात बन जाए। अगर बात हो जाती है तो 1-2 महीने में ही शादी कर लूँगी। प्रदीप जब ये सुनता है तो थोड़ा-सा उदास हो जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं किसी को परेशान तो नहीं करता और ना ही मैं खाता-पीता और मैं सुधर भी गया हूँ और हाँ, अब बहुत अच्छा कमाता भी हूँ। यूँ कहें कि एक तरह से प्रदीप अपनी मंशा ज़ाहिर कर रहा था कि शायद पूजा बोल दे कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं अब आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, आपकी ज़िंदगी में वापस आने को तैयार हूँ। लेकिन पूजा बोलती है कि चलो अच्छी बात है, मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि आपको सलामत रखे, आप ऐसे ही अपनी आदत को बनाए रखें, आप जल्दी से शादी कर लीजिए और फिर अपनी बची हुई जिंदगी को खुशी खुशी रहो, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। मेरी भगवान से हमेशा आपके लिए यही दुआ रहेगी, आपकी शादी जो है वो जल्दी हो जाए। अब दोस्तों रात काफ़ी हो गई थी तो पूजा कहती है कि मैं 2 रोटी लाई हूँ, चलो खा लेते हैं। प्रदीप कहता है कि 2 रोटी? ना तुम्हारा पेट भरेगा और ना मेरा पड़ेगा, क्या फ़ायदा? तो बोली कि चलो पति पत्नी ही समझकर मिल बाँट के खा लेते हैं। जो भी हमारे पास है, हमने बहुत कुछ एडजस्ट किया था जब हम साथ रहते थे। तो अब आप अच्छे बही हो गए हो, चलो कम से कम आज मेरे हाथ की बनाई हुई एक रोटी ही खा लो। दोस्तों इतनी देर में ट्रेन में बिरयानी बेचने वाला आ जाता है। प्रदीप उससे 2 प्लेट बिरयानी लेता है और इसके बाद वो दोनों बैठ के उसको खाते हैं। दोस्तों फिर उसके बाद दोनों इधर उधर सर पैर करके सो जाते हैं और वही कंबल को ओढ़ के सो जाते हैं। अब दोनों को नींद नहीं आ रही थी। उसके ख्याल में ये सुधर चुका था और इसके ख्याल में कि मेरी इतनी खूबसूरत बीवी थी, इतनी अच्छी संस्कारी, और मैंने इसे सिर्फ शराब की लत के खातिर छोड़ दिया और इसलिए ये चली गई। अब वो दूसरी शादी करने जा रही है। काश मुझे अपना लेती या मैं इससे हिम्मत करके बोल देता कि मेरे पास आ जाओ फिर से। यही दोनों सोच ही रहे थे कि अब आधी रात से ज़्यादा गुजर चुकी थी। तभी जो है पूजा उठती है और कहती है कि आपको सर्दी तो नहीं लग रही ना? तो बोलता है कि हाँ लग तो रही है, क्या करूं फिर? पूजा फिर अपने बैग से एक मफलर निकालती है और उसके कानों में बांध देती है और बोलती है कि ठीक से अब सो जाओ। दोस्तों सुबह हो जाती है, दोनों चाय नाश्ता करते हैं। ट्रेन के अंदर ही सब कुछ मिल जाता है और उसके बाद वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। दोनों ट्रेन से उतरते हैं। प्रदीप जो है उसको उसका जो मफलर था वो वापस देने लगता है। बोला बहुत अच्छा मफलर बनाया है, लगता है अपने हाथों से बनाया है। तो बोली हाँ मैंने उनके लिए बनाया था जिनसे मैं शादी करने जा रही हूँ, जहाँ मेरा रिश्ता लगा है। लेकिन अब आप चाहो तो इसे रख लो, मैं उनके लिए दूसरा बना दूंगी। इसके बाद प्रदीप उस मफलर को रख लेता है। पूजा बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, इसलिए आप मेरे से थोड़ा दूर रहें। तो बोलता है चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ जहाँ भी तुम्हें जाना हो। तो बोली नहीं, मेरी एक फ्रेंड आ रही है, आप जाओ यहाँ से। दोस्तों इतने में पूजा की फ्रेंड आती है। उस फ्रेंड का नाम होता है सरिता। तो बोलती है अरे पूजा बता, कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुझे आने में? तो पूजा बोलती है कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा जो एक्स हस्बैंड था ना वो भी भटकते भटकते मेरी सीट पे ही आ गया और उसी सीट पे आके बैठ गया। लेकिन अब तो वो सुधर गया है, खाता पीता भी नहीं है और भी अपनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा था। उसे देखकर सच में मुझे बहुत ज़्यादा दया आ रही थी। वो मुझसे बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन शायद कह नहीं पाया या फिर मैंने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। सच बताऊं कि मेरी आंखों से आंसू आ गए उसको जाता हुआ देखकर। सरिता तपाक से बोलती है अबे मरने दे, उसको ज्यादा दया दिखाने की जरूरत नहीं है। अब उसको समझ में आएगा ना कि तू कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, आज तेरी कद्र जाना ना। और तूने उसको बताया कि तू शादी करने जा रही है कि नहीं? तो उसने बोला कि हाँ मैंने बता दिया उससे कि मैं शादी करने जा रही हूं। सुनकर उदास लग रहा था। तो बोली हाँ अब रहम करने की जरूरत नहीं है, चल मैं तेरे लिए जो रिश्ता ढूंढी हूं उसको देखना, फिर तो तेरा दिल खुश हो जाएगा। इतना अच्छा लड़का, वो भी खाना कमाने वाला बंदा,
और ना ही कोई दिक्कत वाली बात। कल मेरे साथ चलना। अब दोस्तों सरिता जो है पूजा को अपने रूम पे ले जाती है। इधर जो प्रदीप है अपने घर पे चला जाता है। उसकी गांधीनगर में जीन्स की फैक्ट्री थी जहां पे करीब 35 लोग काम किया करते थे। अगले दिन प्रदीप अपनी फैक्ट्री पहुंचता है। दोस्तों उसी फैक्ट्री में जो सरिता थी वो वहीं काम करती थी। सरिता उससे आकर बोलती है कि सर वो लड़की है, मैंने जो आपको रिश्ता बताया था, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, हाँ वो आ गई है, तो आपसे मिलना चाहती है, तो आपसे मिलवा दूं क्या? तो प्रदीप कहता है कि हाँ यार मिलवाओ, कहाँ है, बुला लो। तुम कहती हो ना कि तुम्हारी फ्रेंड बहुत ही अच्छी और खूबसूरत है, हम भी देखना चाहते हैं कि कितनी खूबसूरत है, और अगर मुझे जम गई तो मैं फौरन शादी कर लूंगा। फिर सरिता पूजा को लेकर आती है। सरिता आगे आगे और पीछे पीछे पूजा होती है। जैसे ही वो कमरे में घुसते हैं, ऑफिस में प्रदीप उसे देख के एकदम चौंक जाता है और बोलता है, अरे तुम। पूजा बोलती है कि आप। अब दोस्तों प्रदीप उसको देखते ही चौंक जाता है। सरिता से बोलता है कि सरिता यही है? तो सरिता बोलती है हाँ सर यही है। अब दोस्तों प्रदीप जो है वो पूजा को बोलता है कि बिल्कुल कुछ मत बोलना, चुप रहना। फिर वो सरिता से बोलता है कि यार तुम्हारी फ्रेंड तो काफी खूबसूरत और अच्छी है, हर चीज जज गई, लेकिन एक बात झूठ लगती है कि ये शादीशुदा नहीं है, मुझे तो ये कुंवारी नहीं लगती। तो उसने बोला हाँ सर कुंवारी है, कसम से। सरिता हर तरीके से प्रदीप को विश्वास दिलाती है। प्रदीप बोलता है कि अरे यार सरिता बस करो, कसम खाने की जरूरत नहीं है। जानते हो ये कौन है? यही मेरी तलाकशुदा पत्नी है जिससे हमारा तलाक हो चुका है। अब दोस्तों ये सुन के सरिता तो शॉक हो जाती है और प्रदीप बोलता है कि तुमने तो पता नहीं क्या क्या बताया, गरीब माँ बाप हैं, 30 साल की है, कुंवारी है, और भी ना जाने क्या क्या बोला। इसके बाद प्रदीप पूजा से पूछता है कि तुमने तो इसको ये नहीं बताया कि मैं भी कुंवारा हूं? तो बोलती नहीं सर, मैं इतना भी झूठ नहीं बोलती। दोस्तों इसके बाद प्रदीप पूजा से कहता है कि पूजा देखो, ये सरिता जो है ये समझ लो हमारे लिए एक भगवान है। ये अगर हमको मिलाती है तो अब यहां पर इतने सारे लोग हैं, तुम किसी से भी पूछ लो और कहीं से भी पता कर लो, मैं पूरी तरह से सुधर गया हूं और दारू शराब इन चीजों से तो अब बिल्कुल दूर रहता हूं, आराम से कमाता हूं, अपने माँ बाप की सेवा करता हूं। तुम किसी से भी पता कर सकते हो। देखो भगवान ने हमें एक मौका दिया है, एक बार और हमको मिलाया है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, तुम जो चाहो जैसे कहो मैं वैसे रहूंगा। दोस्तों इसके बाद पूजा की आंखों में भी अब आंसू आने लगते हैं और बोलते हैं कि अब किसी से पूछने या पता करने की मुझे जरूरत नहीं है। फिर पूजा प्रदीप के पास आके उसके गले लग जाती है। दोस्तों एक बार फिर से दोनों की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं। दोस्तों इसके बाद सरिता को वो दोनों लाख लाख दुआएं देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारी ही वजह से आज हम दोबारा से मिल सकें। दोस्तों शाम को वह पूजा को लेकर प्रदीप अपने घर जाता है, अपने माँ बाप के सामने खड़ा करता है कि देखो मम्मी पापा, तुम्हारे लिए मैं एक बहू लेकर आया हूं। फिर दोस्तों माँ बाप देखने के बाद तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और इसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।